सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है अपना, और राजस्थान के इतिहास में अपन लोग बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। पहले पर ने किसान आंदोलनों की उत्पत्ति के बारे में बात की कि आखिर क्यों हुए किसान आंदोलन, क्या वजह थी, क्या उसके कारण थे, क्या परिस्थितियां बनी हुई होंगी। उसके बाद में प्यारे साथियों पर ने बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके बारे में चर्चा की कि कैसे बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है। 1897 से शुरू हुआ आंदोलन, कैसे ये आंदोलन 1941 तक 44 वर्ष तक लंबा संघर्ष करता है। अहिंसात्मक आंदोलन रहा, बड़ा आंदोलन रहा। और इसमें प्यारे मित्रों पर ने बात कर ली थी कि 1914 के अंदर जैसे ही राव साहब का निधन हो जाता है, उनके निधन के बाद में कैसे वहां पर उदयपुर का प्रशासन हो जाता है, यहां तक की अपन ने चर्चा की। इसके आगे की बात अपन पढ़ें उससे पहले एक प्रश्न दिया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ। आप सभी लोगों ने लगभग सभी सही आंसर दिया। 3 चरण में। पहला चरण 1897 से लेकर 1915 तक, दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 तक, और तीसरा चरण था प्यारे मित्रों 1923 से लेकर 1941 तक। सभी विजेता हैं आप, सभी सिकंदर बने उस प्रश्न के। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और चलते हैं आज की क्लास की ओर। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने को पीछे की क्लास के ऊपर नजर डालनी पड़े ताकि अपन लोग क्लास से जुड़ सकें। अपन ने यहां चर्चा की थी कि 1913 में किसानों ने अपनी भूमि को क्या रख दिया था, पड़ती भूमि रख दिया। यानी 1913 में किसानों ने भूमि को क्या रखा, पड़ती भूमि रख दी। अब प्यारे साथियों गौर करना, पड़ती भूमि का मतलब किसानों ने भूमि जोतना क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसानों ने जब भूमि जोतना बंद कर दिया, यहां प्रश्न बनेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कौन से वर्ष में, प्रारंभ में, आगे जाके और भी पड़ती भूमियां छोड़ी गई हैं, लेकिन ये पहले चरण के अंदर कौन सा वर्ष था जहां किसानों ने भूमि को पड़ती भूमि छोड़ा, 1913 के। और इस समय मेरे प्यारे मित्रों जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और प्यारे मित्रों आपके ब्रह्मदेव। यानी ये क्या कर रहे थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन होता क्या है ना, 1914 ईस्वी में राव जो पृथ्वी सिंह थे, उन राव पृथ्वी सिंह का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इनका निधन हुआ, इनके बाद में इनका जो उत्तराधिकारी बना, प्यारे मित्रों ध्यान देंगे मेरी बात के ऊपर, इनका उत्तराधिकारी बनता है केसरी सिंह। यानी इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, केसरी सिंह। राव पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी बनते हैं। और जैसे ही केसरी सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं प्यारे मित्रों, ये अल्पवयस्क थे। ये क्या थे, अल्पवयस्क थे। बोलो गुरुजी अल्पवयस्क हो गए तो क्या हो गया, अल्पवयस्क हो गए तो जो ये ठिकाना था, इस ठिकाने को क्या कर दिया गया, मूर्सम्मात कर दिया गया। मूर्सम्मात का मतलब अपन कह सकते हैं कोर्ट ऑफ वेडर्स, कोर्ट ऑफ वेडर्स, कोर्ट ऑफ वांडर्स की बात है। यानी अपन यूं कह दें कि ये वाला जो ठिकाना था, ये वाली जो जागीर थी, ये जागीर अब किसके नियंत्रण में आ गई थी, ये जागीर नियंत्रण में आ गई थी उदयपुर के। अब उदयपुर के नियंत्रण में आई तो अपन ने पढ़ा यहां पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। और प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है प्रिय मित्रों, अमर सिंह राणावत को। किसे नियुक्त किया जाता है, प्रशासक अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और इनके साथ इनका नायब
ये नायब रहते हैं डूंगर सिंह भाटी। तो प्यारे साथियों, ये जैसे ही दोनों प्रशासक आते हैं और 1914 के अंदर 1914 में किसानों के कुछ कर हटा दिए गए, कुछ कर लाग बाग हटा दी जाती हैं। अब ये लाग बाग हटा दी जाती हैं और ये अपने आप के अंदर ये विजय थी, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा कोई अमल किया नहीं जाता। अपन कहें यहां तक मिला या कुछ ना मिला, लेकिन मेरे प्यारे साथियों 1915 तक दो चीजें हो चुकी थी। आप कहेंगे दो चीजें क्या हो चुकी थी? नंबर एक चीज हो चुका था कि किसान जो साथी थे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे। अधिकारों के प्रति ये जो किसान थे ये सजग हो गए। और दूसरा जो मुख्य यहाँ पे काम हुआ वो ये हुआ प्यारे साथियों, सामंती प्रथा के विरोध में आ गए। और विरोध भी बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, यानी अधिकारों के प्रति किसान जो वर्ग था वो सजग हुआ और सामंतों का विरोध करना किसानों ने सीख लिया। अब केवल एक ही कमी थी यहाँ, वो कमी क्या थी? यहाँ पे एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए। ये कमी एक ही चल रही थी यहाँ कि यहाँ एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए। और प्यारे साथियों, यहाँ नेतृत्व मिलता है, किसका मिलता है? इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं अपन वीडियो के लास्ट तक कैसे कैसे आगे बातें चलती हैं। मित्रों गौर करें, ये मैंने पीछे वाली क्लास को आपको जोड़ा एक बार के लिए। 1913 में किसानों ने भूमि को पड़ती भूमि के रूप में रखा। फिर आगे चले, इसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया, फतेहकरण चारण ने किया, ब्रह्मदेव ने किया। ठिकाने ने इनके ऊपर अत्याचार किए। और यहां तक भी मेरे प्यारे मित्रों, साधु सीताराम दास ने तो अपने पुस्तकालय के अंदर ये नौकरी कर रहे थे, ये नौकरी भी इनको छोड़नी पड़ी। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ये दोनों भी बिजोलिया छोड़ के निकल जाते हैं। अब आगे की कहानियां क्या बनती हैं देखिए, गौर कीजिए। साथियों ध्यान देंगे मेरी बात के ऊपर। अब अपन इस आंदोलन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से चरण में प्रवेश कर रहे हैं? दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ध्यान देंगे आप बातों के ऊपर। बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण पढ़ रहे हैं अपन? द्वितीय चरण। और ये द्वितीय चरण कब से लेके कब तक रहा? 1915 से लेके 1923 तक। साथियों ध्यान दें, इस द्वितीय चरण में एक व्यक्ति का जुड़ाव होता है। और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक। अब आप कहेंगे विजय सिंह पथिक नाम कहां से आया? हमने तो एक नाम पढ़ा है गुरुजी, भूप सिंह गुर्जर। कैसे किसान आंदोलन से जुड़ते हैं गौर कीजिएगा। साथियों पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि विजय सिंह पथिक थे, इनका जन्म कब हुआ? 1873 में हुआ। कहां हुआ? तो भूप सिंह गुर्जर ही था इनका नाम। इनका जन्म होता है गु से गुजर और गु से गुठावली। और गुठावली प्यारे मित्रों है कहां पे? बुलंदशहर में। वैसे भी याद रहेगा ये तो बुलंद ही थे इनके इरादे तो। और बुलंदशहर बोले तो प्यारे मित्रों यूपी के अंदर। अब क्या होता है, इनमें जन्म से ही वो भावना थी कुछ करने की। और बिल्कुल ये अपन कहें विलक्षण प्रतिभा के धनी। और ये देश सेवा के लिए मरना जानते थे, लड़ना जानते थे। इनके 1907 के अंदर मुलाकात हो जाती है। 1907 में सचिंद्र सान्याल से मुलाकात। सचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस से मुलाकात। प्यारे मित्रों गौर करना, सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस इनसे मुलाकात। इनका तो काम ही क्या था? ये क्रांतिकारी लोग थे। इनका काम था ब्रिटिश सरकार जो है उसकी नीतियों का विरोध करना और ब्रिटिश सरकार के अंदर एक भय का माहौल पैदा करना। चाहे अपन हॉर्डिंग बम कांड की बात कर लें, उसके अंदर भी विजय सिंह पथिक जी जुड़े हुए थे। प्यारे मित्रों
ये जो व्यक्ति थे सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने भारत में एक क्रांति लाए, सशस्त्र क्रांति। अब ये सशस्त्र क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते थे और 1915 में इन लोगों ने एक प्लान बनाया, एक योजना तैयार की। और वो योजना क्या थी? योजना ये तैयार की कि पूरे भारत के अंदर अपन लोग एक साथ पटाखे फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, यहां जैसे ही ये योजना तैयार की जाती है, इसी समय अपने राजस्थान के अजमेर में, इसी समय अपने राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति थे जो ये काम बड़ी ही आसानी से कर रहे थे, गोपाल सिंह खरवा। तो राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति का जनक अगर किसे कहा जाता है वो है गोपाल सिंह खरवा। साथियों ध्यान दें, यहां पे योजना तैयार हो रही थी और ये योजना कहां तैयार हो रही थी? लाहौर में तैयार हो रही थी। और उस योजना में इधर की जिम्मेदारी ये एक व्यक्ति को दी जाती है। प्यारे साथियों, ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति भूप सिंह गुर्जर। और भूप सिंह गुर्जर हैं। अब वो कहां आ जाते हैं? वो राजस्थान के अंदर आ जाते हैं। और राजस्थान के कौन से भाग में? अजमेर में। काम क्या था इनका साथी? इनका काम था सशस्त्र क्रांति करना। इनका काम क्या था? भारत के अंदर, पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रसार करना। साथियों ध्यान देंगे, 1915 की ही बातें। और इस योजना की खबर मिल जाती है किसे? खबर मिल जाती है अंग्रेजों। और जैसे ही अंग्रेजों को खबर मिलती है, वैसे ही अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जंगल के अंदर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जंगलों में इन दोनों की गिरफ्तारी। अब आप कहेंगे किन दोनों की गिरफ्तारी? ध्यान देंगे साथियों, गोपाल सिंह खरवा, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक, गोपाल सिंह खरवा के पास क्रांति का प्रचार करने के लिए कौन व्यक्ति आते हैं? भूप सिंह गुर्जर। और इन दोनों व्यक्तियों को अब कैद कर लिया जाता है। और प्यारे मित्रों, इन्हें कैद करके और जिस किले में रखा जाता है वो था टोडगढ़ का किला, या अपन कह सकते हैं टोडगढ़ जेल के अंदर। टोडगढ़ किला या टोडगढ़ जेल के अंदर इन दोनों को रखा जाता है। काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को रख दिया। लेकिन प्यारे साथियों, इसी समय एक केस चलता है अपने पथिक जी के ऊपर। और उस केस की भनक जैसे ही पथिक जी को मिलती है, ध्यान देना मेरी बात, यानी इसी समय पथिक जी पर केस चलता है। और उस केस की खबर किसे हो जाती है? केस की खबर हो जाती है अपने भूप सिंह गुर्जर को। साथियों ध्यान देना बात पे, भूप सिंह गुर्जर के ऊपर जैसे ही ये बात पता चलती इनको कि अब आपके ऊपर भाई साहब केस चल पड़ा है, क्योंकि इन्होंने तो लाहौर में भी षड्यंत्र किया था, इन्होंने तो दिल्ली के अंदर भी होर्डिंग बम कांड में भाग लिया था, इन्होंने तो आपका फिरोजपुर वगैरह में भी कांड किए थे। तो इनके ऊपर जब केस चलता है प्यारे मित्रों, उस समय भूप सिंह गुर्जर जेल के अंदर बंद थे। और ये इस केस का जैसे ही इन्हें समाचार मिलता है, जुलाई 1915 में जेल से फरार हो जाते हैं। याद रखेंगे, जुलाई 1915 में ये यहां की जेल से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। अब इसके आगे की क्या कहानी है, इसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ले पाए इसका स्क्रीनशॉट आप? चले आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, तो ये था विजय सिंह पथिक। अभी जुड़े नहीं है किसान आंदोलन से, अभी तो केवल ये जेल से फरार हुए हैं। अब जुड़ेंगे किसान आंदोलन से। कैसे जुड़ते हैं गौर कीजिएगा।
अब ये जैसे ही जेल से फरार हो जाते हैं, मैं ऐसे कह दूं कि भाई साहब ये जेल है, और इस जेल से कौन फरार हो गए हैं? भूप सिंह। और भूप सिंह जेल से फरार हो जाते हैं। इसके बाद में प्यारे मित्रों, भूप सिंह आते हैं भाणा गांव। भाणा गांव, और भाणा गांव में इनकी जो मुलाकात है वो होती है ईश्वरदान जी से, जो बारठ परिवार के दामाद थे। अब भाणा गांव के बाद में ये जाते हैं आगे मोही। मोही के बाद में आते हैं चित्तौड़। और प्यारे मित्रों, चित्तौड़ के बाद में मैं सीधा यहां लिख देता हूं, ये आ जाते हैं एक स्थान पर, और उस स्थान का नाम है औछड़ी। ध्यान देना है कौन सा स्थान? औछड़ी। और औछड़ी में आकर के और ये निवास करने लग गए। औछड़े में इन्होंने निवास किया अपना, और साथ में यहां पे नाम बदल लेते हैं। नाम बदल लेते हैं, और नाम बदल के रख लेते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। साथियों ध्यान दें, यहां पे इन्होंने एक विशेष संस्था जो थी उसके संगठन में, उसकी भूमिका में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा किया। वो था विद्या प्रचारिणी सभा। ये विद्या प्रचारिणी सभा थी। और विद्या प्रचारिणी सभा जिसका संचालन कौन करते थे? हरि भाई किंकर करते थे। हरि भाई किंकर द्वारा संचालित। अब ये विद्या प्रचारिणी जो सभा थी, इस विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए, यहां पे एक पाठशाला खोल ली। और अपन यूं कहें, विद्या प्रचारिणी सभा कोई विद्या नहीं, यहां पे विद्या थी देश प्रेम की, देशभक्ति की। यहां विद्या थी क्रांति करने की। और इसी विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर ये जुड़ जाते हैं, और यहां अपन कहें इस विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे। और वार्षिक अधिवेशन में ये भी भाग लिया करते थे। और उसी वार्षिक अधिवेशन में प्यारे मित्रों, एक बार इनकी जो मुलाकात है, ये हो जाती है साधु सीताराम दास से। और साधु सीताराम दास जो थे, इन्होंने विजय सिंह पथिक को, इन्होंने पथिक जी को बिजोलिया की हालात से रूबरू करवाया। बिजोलिया की स्थिति बताई, और साथ एक बात कही इनको कि आप अगर हमारे इस आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं तो हो सकता है कि यह आंदोलन एक बड़े स्तर पे चल पड़े। बिजोलिया की स्थिति बताई जाती है, और आग्रह किया जाता है। आप कहेंगे क्या आग्रह किया गया, कैसा आग्रह किया? ध्यान देंगे साथियों, इनसे एक आग्रह किया जाता है कि इस आंदोलन की कमान, इस आंदोलन की कमान आप संभाल लीजिए। और विजय सिंह पथिक हैं, ये इस जिम्मेवारी को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार कर लेते हैं तो यहां एक प्रश्न बनने जा रहा है कि पथिक जी ये इस आंदोलन से कब जुड़ते हैं? तो साथियों ध्यान देना, ये इस आंदोलन से 1916 के अंदर जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं इस आंदोलन से? 1916 के अंदर ये इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। 15 के अंदर तो एक भूमिका बनी है, 15 में तो एक पृष्ठभूमि बनी है। ये जुड़ते कब हैं? तो आप याद रखेंगे, ये 1916 के अंदर जुड़ जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विजय सिंह पथिक की। अब आगे की क्या कहानियां होती हैं, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे की ओर चल रहे हैं।